उत्तर प्रदेश के सभी उपस्थित साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा, जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एमएलए संघ का वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, आज लाइव का उपक्रम इसलिए किया गया कि हमारे ALS कर्मचारी एडवांस लाइफ सपोर्ट के कार्यरत 1000 से 1200 लगभग कर्मचारियों को बेरोजगारी के आलम में ढकेलने का काम किया जा रहा है। इन सभी से बचाने के लिए, उन सभी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम सभी ने आज एक बेड़ा उठाया है। पूरी प्रदेश कमेटी और पूरे जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी और समस्त पदाधिकारियों और कर्मचारीगण इस लड़ाई में युद्ध स्तर से समस्त कर्मचारियों के भविष्य के लिए आगे आए। तमाम अटकलों के बावजूद आज 2 दिन से हमारी प्रदेश कमेटी और कई जिला अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, मंडल प्रभारीगण, कई कर्मचारी हमारे लखनऊ के इको गार्डन में 2 दिवसीय धरने के लिए बैठे रहे, जिसमें हमने पूरी सूचनाएं जलवायु विभाग को, तमाम पत्राचार के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को, सरकार में संबंधित विभागाध्यक्ष और मंत्रीगण को दिया, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी सरकार के तरफ से अभी भी पहल नहीं की गई। तब भी हम लोग पीछे नहीं हटे। तमाम पत्राचार के माध्यम से और पत्रकार बंधुओं के लेकर हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम शुरू किया। फिर हमने एक आगे की रणनीति को बनाने के लिए और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने फिर एक पहल की। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए तमाम पदाधिकारियों गण की एक मीटिंग की गई, जिसमें एक रणनीति की चर्चा की गई, किस हिसाब से आगे की लड़ाई हम कर्मचारीगण एक झंडे, एक बैनर के नीचे, जीवनदायिनी के बैनर के नीचे हम सब लड़ेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार से हम सबको लड़ाई लड़नी है और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना है और पूरे कर्मचारियों को दोबारा ALS पर वापस बुलाना है। क्योंकि ALS तो हमारा बड़ा भाई है, जो कि हर जिले पे लगभग 4 से 3 एम्बुलेंस से कार्यरत है, जिसमें 250 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही थी GVK MRI के तहत। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा कि GVK MRI से टेंडर प्रक्रिया में GVK MRI से टेंडर बदल के चिकित्सा ZHL कंपनी दे दिया गया, जिसमें हम लोगों की मांग थी सरकार से कि टेंडर प्रक्रिया में RFP में बदलाव हो। जैसे सरकारी वाहन और सरकारी उपक्रम को सरकार सुनिश्चित करती है दूसरे टेंडर कंपनियों को देने के लिए, उसी के हिसाब से मैन पावर को भी सुनिश्चित किया जाए कि जो कंपनी टेंडर ले रही है वही मैन पावर का भी टेंडर ले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इन सभी तमाम अटकलों के बावजूद यह सुनिश्चित नहीं हो पाया और ना ही सरकार ने आगे आके कोई भी कड़ा रुख अपनाया, ना ही ZHL कंपनी पे, ना ही GVK कंपनी पे, जिसमें कर्मचारी दरबदर ठोकरे खाता रहा और पिसता गया। आज यह समय आ गया कि ZHL और GVK दोनों ने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने सीधा सीधा हाथ उठा के कह दिया कि सरकार के दिशा निर्देश पे हम कर्मचारियों को रखेंगे। तो अब सरकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकार को आगे आके कर्मचारियों के भविष्य की पहल करनी चाहिए, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए और उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी के भविष्य का क्या होगा।
क्योंकि लगातार 2012 से आज 108, 102 और एएलएस के कर्मचारी कार्यरत, जिसमें 108 और 102 से ही कर्मचारी एएलएस में पदोन्नति को प्राप्त किए थे, दोबारा ट्रेनिंग किए थे एडवांस लाइफ सपोर्ट की, वहीं से कर्मचारी गए। और जबकि जेडएचएल कंपनी ने नई भर्ती प्रक्रिया लाके, क्योंकि उनको कंपनी का टेंडर मिला हुआ है, उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया के तहत नए कर्मचारियों को ले आए, जहां पे अनुभवी, योग्य और ईमानदार, संघर्षशील कर्मचारियों का दरकिनार किया गया, उनको अलग किया गया। इस वजह से एम्बुलेंस यूनियन में रोष व्याप्त हुआ। कर्मचारियों ने पहल की, कर्मचारी लड़ाई लड़ने को आगे हुए और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से बदलाव की मांग हुई। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इन ठेका प्रथा कंपनियों के बदलाव की मांग को सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लड़ाई लड़ने को सुनिश्चित किया गया। अब सरकार को भी यह तय करना चाहिए कि एम्बुलेंस कर्मचारियों के हितों के लिए, एम्बुलेंस कर्मचारियों के भविष्य के लिए, एम्बुलेंस कर्मचारियों के रोजगार के लिए आगे आना होगा, उनको पहल करनी होगी। आज जैसा कि देखा गया कि युवाओं के रोजगार को लेकर सरकार भी मौन और चुप्पी साधे बैठी है। संबंधित विभागाध्यक्ष, संबंधित अधिकारीगण, प्रशासन भी युवाओं के रोजगार को लेकर आज शांत बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद स्थिति है, बहुत ही मार्मिक दृश्य उत्तर प्रदेश की जनता झेल रही। उत्तर प्रदेश के युवाओं में आज एक रोष व्याप्त, आज एम्बुलेंस कर्मी ही नहीं, तमाम युवा आज रोजगार के लिए अगर दर बदर भटक रहे हैं तो जिम्मेदार कौन? आज एम्बुलेंस कर्मी ही नहीं, तमाम युवा आज अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं, अपने आप को समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर जिम्मेदार कौन? आखिर इसकी पहल क्यों नहीं की गई? आखिर इस पर रोक क्यों लगाया गया? इसको भी सुनिश्चित और सुनियोजित करना चाहिए। आज जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कर्मी, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक एम्बुलेंस कर्मचारी और जो भी कर्मचारी वो ठेका प्रथा नामक इस जंजीर से मुक्त होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वह सही और सरकार के साथ काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और आतुर रहता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी कंपनी ठेका प्रथा नामक जंजीर से बांधती है तो वहाँ कर्मचारियों का शोषण होना और उनके भविष्य को गर्त में झेलना सुनिश्चित होता है। और सभी कर्मचारियों को हितों का अगर लाभ दिखता है तो वह ठेका प्रथा से ऊपर होकर संविदा या परमानेंट की, यह तो तय है। लेकिन आज जिस प्रकार से देखा जाए कि युवाओं के भविष्य को अगर गर्त में ढकेलने का काम सरकार कर रही है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार, इन सरकार को भी सोचना चाहिए कि वादे तो बड़े बड़े होते हैं, मैनिफेस्टो तो चुनाव में लंबे लंबे लाए जाते हैं, जनता पत्र में तो बड़े बड़े वादे दिखाए जाते हैं, लेकिन आज कितने खरे उतरते हैं, कितने लोग इस पर काम कर रहे होते हैं, यह भी देखे जाने वाला दृश्य। जहाँ पे लगभग लंबे लंबे विधायक लंबे लंबे कुर्ते पहन के लंबी लंबी गाड़ियों से बड़े बड़े वादे करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन वो वादे क्या चुनाव के बाद पूरे होते हैं? इनको भी सोचना चाहिए। आज जहाँ सरकार बनाने से पहले युवाओं के रोजगार को लेकर, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क को लेकर, गरीब, दलित, पिछड़े सबको लेके बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करती है, क्या यह पूरा होता है? यह भी उत्तर प्रदेश पूछता है। आज भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अपनी इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश भारत देश का सबसे बड़ा राजनीतिक पटल माना जाता है। लेकिन इस राजनीतिक पटल में युवाओं की क्या, रोजगार की क्या अहमियत है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क की क्या अहमियत है, इन सभी को भी देखा जाना और सभी पे बातें करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है और करना भी चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से युवा आज रोड पे है, वह कोरोना काल में जो कोरोना काल के हीरो थे, जो जनता को बचाने का कार्य करते थे, जो जनता को सुरक्षित करने का कार्य करते थे, वह आंधी तूफान बारिश नहीं देखते थे। बड़ी बड़ी महामारी आई, काफ़ी लंबे कैजुअलिटी हुई, कहीं बस पलट गए, कहीं ट्रेन पलट गई,
कहीं कोई एक्सीडेंट हुई, समस्त कैजुअलिटी में अनेकों महामारी, एम्बुलेंस परिवार, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाला एम्बुलेंस विभाग तन मन धन से जनता को बचाने के लिए, जनता के लिए हमेशा खड़ा रहा, कंधे से कंधा मिला के सरकार और प्रशासन की गाइडलाइन का पालन किया। जिस प्रकार आपने देखा कि पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में, चाहे वो फर्स्ट फेज हो या सेकेंड फेज हो, पूरा विश्व कांप रहा था। उस समय स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली एम्बुलेंस टीम ने डोर टू डोर जाके सेवा दी। उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के लिए शील्ड बन के काम, एक रक्षा कवच बन के काम। लेकिन सरकार से मांग करने के लिए अगर कर्मचारी सूबे की राजधानी लखनऊ में गुहार लगाया और वह पूरा नहीं हुई, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 2012 से लेकर अगर एम्बुलेंस सेवा उत्तर प्रदेश में चली और भ्रष्टाचार के कई मामलों में उजागर हुई, कहीं कर्मचारियों का शोषण, कहीं केस का प्रेशर, अन्य कई मामले आप उठा के देख लीजिए। कई एम्बुलेंस जो कि खड़ी रही, एम्बुलेंस चलती नहीं थी, लेकिन तमाम अटकलों के बावजूद कर्मचारियों पे हो रहे अत्याचार और जुल्म को हटाने के लिए, उससे निपटने के लिए जीवनदायिनी कमेटी ने बहुत काम किया और कर्मचारियों को उसका लाभ भी आज दिख रहा होगा। और रहा सवाल कि बातें तो बहुत उठती हैं, हर तरफ से बातें उठाई जाती हैं, लेकिन उसका समाधान भी होता है, जो कि समस्त पदाधिकारीगण और प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्ष और मंडल प्रभारी आपके द्वारा ही जो बनाए जाते हैं, वही आपकी आवाज़ को ले जाके हमारे पास रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। तो ये एक चैन बनी हुई है, इस चयन प्रक्रिया से जुड़े रहिए। मैं एक ही कहना चाहूँगा आपसे कि संगठन को बचा के रखिए, क्योंकि संगठन यह कर्मचारियों का संगठन है और कर्मचारियों के भविष्य और हितों के लाभ के लिए यह कर्मचारियों का संगठन का निर्माण किया गया है और हमेशा ही इसमें कर्मचारियों के न्याय की बातें होती रही। रहा सवाल, अगर कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं, कोई दिक्कतें होती हैं, आप हमसे ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं, आप हमें बुला भी सकते हैं। मैं आपके सेवा के लिए, अपने योगदान को आपको देने के लिए 24 घंटे 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन तत्पर रहे। रहा सवाल कि आज उत्तर प्रदेश के कर्मचारी जिस प्रकार से अपने हितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, आज अगर युवाओं के रोजगार पे सवाल उठ रहा है, युवाओं के भविष्य को बचाने का सवाल उठ रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों को एकजुटता दिखानी होगी। एएलएस कर्मचारियों के भविष्य के लिए लड़ना होगा, उनको समायोजित करना होगा। मैं अब आपको लेके चलता हूँ उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संघ, एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हनुमान पांडे जी से रूबरू कराने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि तमाम अटकलों के बावजूद आज कर्मचारियों को संबोधित करने के लिए, अपना मंतव्य रखने के लिए आज माननीय श्री हनुमान पांडे जी आपसे रूबरू होंगे और कर्मचारियों को यह संबोधित करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, आगे का दिशा निर्देश क्या है और कर्मचारियों को किस प्रकार से काम करना चाहिए, कर्मचारियों पे हो रहे शोषण पे लगाम किस तरह लगाई जा सके, कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित और सुनियोजित किस तरह किया जाए। इन सबको लेके एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हनुमान पांडे जी से मैं आपको रूबरू कराता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि वह अपने शब्दों में किस प्रकार से कर्मचारियों की व्याख्या और वर्णन कर रहे हैं। आइए अब ले चलते हैं प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री हनुमान पांडे जी के साथ, और आप लगे रहिए और अपने सवालों को आप पूछ सकते हैं, हम उनसे जरूर सवाल रखेंगे। सुनिए जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी को नमस्कार। आप लोग जैसा कि जानते होंगे 27 तारीख में पूरे प्रदेश व्यापी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष के साथ साथ कुछ एएलएस कर्मचारी भाई और कुछ और भाई भी आए थे, और साथ में हमारे राष्ट्रीय कमेटी के विक्रम सैनी जी और राष्ट्रीय कमेटी के दिनेश कौशिक जी और प्रदेश कमेटी के सभी लोग मौजूद रहे। उसमें सुबह से लेकर शाम तक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चला। एएलएस के मुद्दे पे भी बात चली। आरोप प्रत्यारोप पे पहले बात कर लूँ
साथियों, जैसा कि सभी लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाया, उस पर मैं अभी एक लिखित लेटर पैड पे ग्रुप में के माध्यम से सभी को अवगत करा देना चाहता हूं। यहाँ पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंच है और हमारे कर्मचारी हित की बात हो इस पे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमें। बाकी रहा सवाल एलएस का, तो एलएस में समस्या ये आ रही है कि वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी जिला अध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच में एलएस के मुद्दे पे कोई सही रणनीति मेरे हिसाब से नहीं बन पाई। कारण क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 5,000 रुपये की डीडी पहले जमा होगी और धीरे धीरे 15,000 रुपये की डीडी जमा कर सारे कर्मचारी चिकित्सा कंपनी में भर्ती हो जाएं। जैसा कि आज सुबह ग्रुप के माध्यम से रितेश शुक्ला जी ने भी एक मैसेज बनाकर डाला था और अतुल सिंह जी ने भी एक मैसेज बनाकर डाला था। मैं सभी एलएस कर्मचारी भाई और सभी एमटी पायलट भाइयों से एक मेरे भी असमंजस का सवाल है कि ये लड़ाई छोटी नहीं है और बहुत बड़ी लड़ाई है। ऐसे में अगर एक बड़ी लड़ाई को मैं दुविधा भरी सोच के साथ अगर आगे बढ़ता हूँ तो हो सकता है मैं पीछे छूट जाऊँ या गिर जाऊँ। तो ऐसा मेरा एक सोच ये है कि अगर लड़ना है तो सारे लोगों को एक मत पे आना पड़ेगा, एक विचार में आना पड़ेगा, क्योंकि दो नाव पे नहीं चला जा सकता ऐसी परिस्थिति में जब नौकरी की सवाल हो। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रहा सवाल जीवीके कंपनी से बातचीत का, तो शाम को आज 5 बजे के लगभग मीटिंग रखी गई है, तो उसमें हम जाके इस स्पष्ट कर लेंगे। ऐसे तो स्पष्ट है जीवीके कंपनी की तरफ से कि हम आपको नहीं रखेंगे, लेकिन एक बार सबकी मंशा थी, लोगों ने कहा कि एक बार और जाके पूछिए। हमने कहा ठीक है, एक बार और मैं अपने लेटर पैड पे लिख के लेके जा रहा हूँ और वहाँ पे अपनी बात रखूँगा और कर्मचारी की तरफ से एक निवेदन भी करूँगा कंपनी को कि हमारे कर्मचारियों को लिया जाए। अगर वहाँ से कोई समाधान नहीं आता है तो कुछ कर्मचारी और कुछ अध्यक्ष भाई हमारे बोले कि चिकित्सा कंपनी में भी जाके बात करिए। हमने कहा ठीक है, मैं वहाँ भी जाके बात करूँगा। अगर वो दोनों जगह से निर्णय सही नहीं आया, और तीसरा सवाल ये है कि क्या 5,000 रुपये की या 20,000 की डीडी जमा कर 10,700 रुपये में काम करना उचित होगा, जो कर्मचारी 12,200 रुपये या 12,700-800 रुपये पा रहा है उसके लिए उचित होगा। ये एक असमंजस की बात। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप में आप इधर की एक बात रखोगे, पूरे 75 जिले की मीटिंग में जब ये फैसला नहीं हो पाया कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे लिए भी एक असमंजस का सवाल उठता है कि मैं कैसे कहूं कि ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। इसमें मैं चाहता हूं कि सभी जिला अध्यक्ष मुझे एक लेटर लिखकर मुझे आश्वस्त करें कि इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें सभी जिला में जिला कमेटियां और प्लस वो कर्मचारी जो एलएस भाई हैं वो भी उन्हें बताएं कि क्या करना चाहिए। वो एक लेटर के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। रहा सवाल आंदोलन का, आंदोलन के लिए मैं पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा हूं। जैसा मुझे कल तक शाम तक मुझे निर्णय आ जाता है सभी जिलों से, क्योंकि मुझे दुविधा है, इसलिए मैं सभी लोगों की सहमति मांगता हूं, क्योंकि लड़ाई छोटी नहीं। अगर आधा लोग लड़े आधा लोग नहीं लड़े तो ऐसे में हमारी लड़ाई बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बेकार हो जाएगी। ऐसे में मैं चाहता हूं कि सारे लोग अपने जिला कमेटी या अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से मुझे अवगत कराएं कि हमें क्या करना चाहिए। और लेटर लोग देख रहे हैं जी, इसमें लिख भी रहे हैं जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बता रहे हैं कि लोग डीडी नहीं देंगे और हमको बराबर वेतनमान हमारा बराबर होना चाहिए, जितना हम बराबर पा रहे थे उतना ही वेतनमान हमारा होना चाहिए, तब हमारी नौकरी सुरक्षित होगी और तभी हम नौकरी करने के लिए तैयार होंगे। यही बात तो मैंने पहले भी बताया, डीडी जमा करने से मना कर रहे हैं। नहीं, ये बात तो मैंने पहले आज सुबह से इसी बात पे मैंने मंथन किया, क्योंकि कल जब 20-25 एलएस के जो कर्मचारी हमारे आए थे उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा कि अध्यक्ष जी 20,000 रुपये की डीडी जमा करके, और जब मैं वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से जाके ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा तो फिर संगठन की बात कहाँ रही। संगठन ने क्या किया हमारे लिए, एक सवाल उठा उनके मन में और हमें बोले, तो हम आज रात भर ये सोचे और प्लान भी बनाए। तो उसमें कुछ जिला अध्यक्ष भाई भी हमारे इकट्ठा हुए और उनसे भी हमने इस पर सहमति बनाई कि इस पर क्या होना चाहिए।
तो अभी मेरा ये कहना है कि 2-4 जिलाध्यक्ष या 10 जिलाध्यक्ष की बात नहीं, ये 75 जिलों में 1000 कर्मचारी, 1000 से ऊपर कर्मचारियों की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसमें सहमति दें और सभी लोग, या तो आंदोलन हो तो आंदोलन ऐसा हो कि उत्तर प्रदेश सरकार हमें जो हमारे लोगों की टेंडर प्रक्रिया है उसमें सुधार हो, कि कर्मचारी हित के लिए 2 लाइन जरूर लिखा जाए कि जो भी कंपनी आए वो हमारे कर्मचारियों को लेते हुए हमारा वेतनमान तय करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि राजस्थान में भी ये हुआ है, तो हमारे वहाँ भी हो सकता है। उसका मेरे पास हाई कोर्ट के आदेश भी हैं और वहाँ के लोगों के जो और भी कागजात हैं वो भी मेरे पास हैं। अगर ये होता है, आज एलएस की मुद्दा है, एलएस में 1000 कर्मचारी हम उनके कहने पे समायोजित कर देते हैं, तो कल 108 का मुद्दा आएगा, 108 के मुद्दे पे हम क्या करेंगे? 102 का मुद्दा आएगा तो हम क्या करेंगे? क्या हम हर बार डीडी जमा करना उचित होगा? तो जबकि जहां तक देखा गया कि पिछली बार भी अभी 35 से 45 हज़ार रुपये लोग डीडी जमा करके अभी जीबीके एमआरआई कंपनी में डीडी दिए। अगर 2 साल 3 साल जिन्हें हो गया, 4 साल हो गए एलएस कर्मचारियों को ड्यूटी करते हुए, 2017 से लेकर चौथा साल 21 चल रहा है, अगर दोबारा दूसरी कंपनी टेंडर के हिसाब से अपनी फिर से अगर वो डीडी की मांग कर रही है तो यह कहाँ तक सही है? देखिए, डीडी तो पहली बात तो ये हो जाता है कि जब हम 2012 से ड्यूटी कर रहे हैं तो डीडी का तो सवाल ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? क्योंकि 8 साल हमने क्या किया। अगर मेरे पास मैं टेंड नहीं हूँ तो 8 साल मैंने कैसे काम किया, इस पे सरकार पे ऊपर उंगली उठती कि आपने एक बिल्ड अनट्रेंड आदमी को आपने 8 साल सेवा कैसे करवा ली। तो एक बड़ा मुद्दा हो जाता है सरकार के लिए। और रहा सवाल डीडी की, तो डीडी हमसे क्यों ली जाएगी? जब हम 8 साल से वही काम कर रहे हैं तो नया हमें ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग कराना है तो 1 दिन 2 दिन का और एक्स्ट्रा कोई कोर्स कराना है या कोई बात रखनी तो 1-2 दिन का ऑनलाइन ट्रेनिंग करा सकती है। ट्रेनिंग का तो कोई सवाल ही नहीं होता। जैसा कि अध्यक्ष जी आपको भी पता है कि लगातार 4 वर्षों से निरंतर बिना किसी भी टीका टिप्पणी के निस्वार्थ भाव से आम जनमानस के लिए रक्षा कवच बनकर काम कर रहे एम्बुलेंस कर्मचारी, जिनके पास अनुभव और योग्यता की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी अगर ट्रेनिंग का मुद्दा दूसरी कंपनी आके उठा रही है तो किस नज़रिए से देखा जाए इसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनिंग का उनका जो आरएफपी है उसमें कहीं भी कर्मचारी समायोजन का बात नहीं लिखा गया है। तो उनका साफ कहना है कि अगर उसमें लिखा होगा तो मैं सोचूंगा, तो उसमें लिखा ही नहीं गया तो सोचने की तो सवाल नहीं उठता, पहली बात। दूसरी बात, सभी ने कहा बातचीत करो, बातचीत हम करने के लिए तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि कल तक शाम तक ये संगठन जो है कि एक कठोर निर्णय पे आए। इसके लिए सारे जिलाध्यक्ष और जिले की कमेटियां और वहाँ के कर्मचारी सारे लोग एक सहमति बनाएं। या तो लड़ाई लड़नी है तो खुल के आए और नहीं लड़नी है तो कोई सहमति वाली बात नहीं रही। फिर हम तो अपना काम कर ही रहे हैं और आप लोग भी अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन रहा सवाल, कल को मेरे ऊपर कोई आरोप ना लगाए कि हम आपके लिए नहीं लड़े। नहीं, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और लोग पूछ भी रहे हैं कि जैसे कि केस प्रेशर बढ़ रहा है। तो केस प्रेशर पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे कमेंट हमारे भाई कर रहे हैं। केस प्रेशर के बात आ रही है क्योंकि कंपनी ने ये कहा कि 8 केस का 102 में और 5 केस का 108 में, उसके अतिरिक्त अगर 14-14 केस 15-15 केस मांगा जा रहा, 14-14 केस 15-15 केस मांगा जा रहा, ऐसे में हम आप लोगों से भी एक सवाल करना चाहते हैं कि एक गाड़ी वाला आपके ही पार्टनर जो है 20-20 केस दे देता है शांति से, तो दूसरा गाड़ी वाला वो 5 केस नहीं दे पाता है और उसे हटाया जाता है या उसे डांटा जाता है। उसमें जिला कमेटियां क्या करती है? ये भी एक बात रहती है। अगर हर जगह प्रदेश कमेटी जाके ये बात नहीं रख सकती, किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है अनावश्यक रूप से, मैं खड़ा हूं, मैं लड़ूंगा। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हो, फर्जी केस का इस समय मैटर चल रहा है, आपको बताऊं कि हर जिले में लगभग फर्जी केस चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना का प्रकोप चल ही रहा है। तो ऐसे में मरीज बहुत कम आ रहे हैं और इतना ज़्यादा कंपनी की तरफ से प्रेशर दिया जा रहा है कि फर्जी केस मतलब केस करो, केस करो, केस करो। ऐसे में कई रिकॉर्डिंगें भी आ गई एमईपीएम साहब की, कैसे भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे करो। ये भी बात बहुत सही है कि महामारी में जहां मरीज अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, उसके बाद भी अगर इतना प्रेशर दिया जा रहा है तो कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अच्छा, दूसरा सवाल हमारी तरफ से यह है आपसे अध्यक्ष जी
कि जैसा कि मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें, सन 2019 में मोबाइल हमको मिली गई थी। जी। उसके बाद भी आज मोबाइल का कोई एक्सपायरी डेट नहीं बताया गया। 24 घंटे 7 दिन लगातार वह काम करती चली आ रही है। मोबाइल एप्लीकेशन अगर कहीं ख़राब होते हैं तो अवैध से उनसे वसूली की जाती है, काटा जाता है उनके सैलरी से बिना बताए हुए। तो आखिर इसको किस नज़रिए से देखा जाए? देखिए, जो मोबाइल एप्लीकेशन वाली बात है, मैं आपको बताऊं, मोबाइल का कोई भी एक्सपायरी नहीं होता। कोई 2 साल चला लेता है, कोई 1 साल चला लेता है, कोई 5 साल चलाता रहता है। आज भी कुछ बंदों के पास, हमारे एमटी पायलट के पास, जब वो सैमसंग 2 जो Z2 था, ऐसा कुछ नाम था, वो आई थी, तब वो भी मोबाइल आज भी उनके पास रखा है और चला रहे हैं। मैंने मेरे लोकेशन की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ भी चला रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो अपना संभाल के रख रहे हैं तो वो अलग बात। रहा सवाल खराब हो जाना, खराब होने के 2 मैटर है कि एक तो डिस्प्ले टूट जाता है, या मोबाइल गिर जाता है, या पानी में गिर गया, या फिर वो ऑटोमेटिक अंदर से कुछ खराब हो गया। अगर अंदर से कुछ भी खराब हो जाता है और उसके बावजूद पैसा काटा जाता है, तो जिला अध्यक्ष जी हमें क्यों नहीं बताते? ये मेरा सवाल रहेगा जिला अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि मुझे कभी भी किसी भी इस मैटर में नहीं बताया जाता कि ये मोबाइल है और ये चीज़ें हैं, मुझे ले आके दें कि ये ऑटोमेटिक खराब हो गया, उसके बाद भी पैसा काटा गया। तो हम उनको कंपनी में लेके, बुधवार को हम कंपनी, अगर कोई भी कंपनी में जाता है कमेटी का या कोई भी जाता है, कोई न कोई ज़रूर जाता है, तो ऐसे में बुधवार को आना सुनिश्चित करें, अपना मोबाइल लेके आएँ, जो भी मोबाइल ख़राब है वो लेके आएँ, वहाँ पे चेक करवा लें, वहाँ पे दिखवा लें। रहा सवाल कुछ नोकिया केयर पे भी दिखाने की बात चलती है कि ख़राब हो गया तो नोकिया केयर पे दिखाया जाए। ऐसे में नोकिया केयर का क्या मतलब रहता है कि अगर वो बिल्कुल नहीं बनने लायक रहेगा तो वो स्पष्ट कह देंगे कि नहीं बनने लायक। तो अगर नहीं बनने लायक है तो वो बदल लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, बदला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा कि लिंगराज सर ने अपने लिखित में दिया था, कोई मोबाइल खो जाए, कोई बिगड़ जाए, तो ऐसे में अगर वो उन्होंने लिखित दिया तो हमें अगर ले आके देंगे आपकी ये मोबाइल है और ये ख़राब हो गया है, बुधवार को आके अपना दे दें तो मैं वहीं को वहीं चेंज करवा दूँ, और वो सुनिश्चित आप लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे भी पता है, आपको भी पता होगा कि हाँ, देखिए, हमारे तरफ से एक सैलरी संबंधित बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सैलरी बढ़ोतरी के बारे में भी अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, बता दें। सैलरी संबंधित के लिए आप बहुत अच्छी बात, सवाल अच्छा है। सैलरी बढ़ोतरी हर किसी को चाहिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, जैसा कि पिछले 2 महीना पहले हम लोगों ने धरना किया था, उस संबंध में बड़े गिले शिकवे लोगों के चले, वो मैं भी खुल के नहीं बोल पाया। कारण ये था कि मैं पहले से कुछ बोल दूं और वो ना निकले, दूसरा निकल जाए बात, तो ऐसे में गलत दिशा में बात चली जाएगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि नवंबर माह की सैलरी नहीं आई थी पूरे उत्तर प्रदेश की, जिसमें लेके कंपनी से हमारी बहसबाजी भी चली और उसको पूरे प्रदेश में लेके लाइव केस क्लोजिंग भी बंद किया गया, और उसके बाद से आपका टर्मिनेशन भी हो गया। उसके बाद से उन्होंने मतलब देने के लिए सुनिश्चित तो कर रहे थे, लेकिन सैलरी बढ़ोतरी, हमने सोचा कि सैलरी बढ़ा लिया जाए, अगर हम लड़ ही रहे हैं तो सैलरी भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन वहाँ एक सवाल ये था कि जो कंपनी नोटिस दे के गवर्नमेंट को बैठी हो कि मैं जाना चाहता हूँ, ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी उस समय सुनिश्चित करना मेरे बस की भी बात नहीं थी, और इसके लिए मुझसे लोग नाराज भी हुए, जिसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि खुल के बाद मैं इसलिए नहीं कह पाया क्योंकि ये क्लियर नहीं था। आज ये क्लियर हुआ है, आज सभी के समझ में आया है कि ऐसा होने वाला था, और जो कंपनी छोड़ के जा रही हो उससे सैलरी बढ़वाना उस समय संभव नहीं था। तो 2 महीने का आश्वासन लिया गया था, और जैसा कि आप लोगों को पता है, पेपर के माध्यम से ही सबको पता है कि कंपनी का जो पैसा रुका हुआ था वो पैसा मिला है कंपनी को, और वो पैसा मिलने का तात्पर्य ये है कि मुझे बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द का मतलब डायरेक्टर साहब मुझे लगता है मंगल या बुध या बृहस्पतिवार में आएंगे, और उसी समय ये सैलरी बढ़ोतरी वाली कार्यक्रम जो है, जो इतने 1.5-2 महीने से पेंडिंग में चल रहा है, वो वहीं पे समापन लेगा। सबसे बड़ा मुद्दा सैलरी तो बढ़ना ही बढ़ना है, निश्चित है, 100% गारंटी है, लेकिन एलएस का मुद्दे पे सभी लोग थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें इस समय, और सभी लोग अपने जिला अध्यक्ष के माध्यम से एक लेटर हमारे पास पहुँचाएँ कि क्या चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं या समायोजन चाहते हैं, या कैसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं, या उसी वेतन पे काम करना चाहते हैं, जो भी है वो हमें लिखित में दें, जिससे मैं अपने ध्यान को एकत्रित करके और एक कदम बढ़ा के एक लड़ाई की तरफ इशारा करते हुए समस्त उत्तर प्रदेश को मैदान में उतरने के लिए आह्वान कर सकूं, जिसके लिए मुझे सबकी ज़रूरत है। और आपको बता दूं, हाई कोर्ट का जो मैटर चल रहा हमारा, कल जो है पहली डिबेट है,
उसमें भी अभी कोई विकल्प नहीं बना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो मैटर भी कल आएगा। तो कल जैसे भी बातचीत होती है उसके माध्यम से मैं सभी को अवगत करा दूंगा। बाकी सभी को धन्यवाद, राम राम, नमस्ते। देखिए कि जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि माननीय हनुमान पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया और जवाब भी दिया सभी को। मैंने प्रश्न भी उनसे पूछे, लगभग बेहतरीन उनसे प्रश्न पूछा गया और बताया भी गया। उन्होंने एक सुनिश्चित किया कि केस का प्रेशर कोई भी नहीं होता है। केस के प्रेशर के लिए आप जो रियल केस है वह केस करिए, केस का कोई प्रेशर नहीं होता है सभी भाइयों को। क्योंकि उन्होंने सीधा एक जवाब दिया कि कोई वहाँ पे 20 केस करता है, कोई 5 केस करता है, तो ये सब चीज़ों को, अटकलों को उन्होंने खारिज किया। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि फर्जी केस नहीं होने चाहिए, जो भी रियल केस है वह केस करें। सबको अपने यूनियन के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए, कर्मचारियों के हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। उनसे मैंने सैलरी के लिए पूछा तो सैलरी के लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया कि सैलरी बढ़ोतरी होगी, यह सुनिश्चित है। और दूसरी चीज़, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बात हुई कि अगर कहीं गायब हो गया है मोबाइल, या आपका खो गया है, या आपका टूट गया है, तो उसका अगर जान के नहीं हुआ है तो उस पर लिखित तौर पे बताया गया है कि वह आपको कोई भी उससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है। बस आपसे जानबूझ के ना टूटे, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए कि मतलब आप उस समय नशे की हालत में ना हो, झगड़ा लड़ाई की हालत में ना हो, यह सब चीज़ें होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल उनसे किया गया, सबसे बड़ा सवाल उनसे यह चीज़ बताया गया, उनसे मैंने पूछा भी कि जिस प्रकार से ये जीवीके कंपनी हो, चाहे जीवीके एमआरआई या जेडएचएल, दोनों के बारे में उनसे मैंने पूछा कि एएलएस के समायोजन के लिए क्या होगा। तो उन्होंने रास्ता साफ कर दिया कि समायोजन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके बाद हम एक बड़े संगठन एक बड़ा रुख अपनाएगा, आंदोलन की तैयारी करेगी और बड़े आंदोलन होंगे। एनएचएम की सीधी मांग रखी जाएगी जिससे ठेका प्रथा नामक लड़ाई से निजात मिल सके, ठेका प्रथा नामक जंजीर से निजात मिल सके। सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि अभी पूछा जा रहा है एएलएस की ग्रेजुटी के पात्र है उनको मिलेगी। जी मैं आपको बता देता हूं कि आपको मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। इसके लिए हम सब भी हमेशा आपके लिए तत्पर हैं और लड़ते रहेंगे, ये सुनिश्चित है। पूरी प्रदेश कमेटी और जिला अध्यक्ष, आपका जिला और मंडल प्रभारी जी और पदाधिकारी जी, प्रत्येक कर्मचारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कर्मचारी का भविष्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कर्मचारियों के हितों के लिए संगठन सदैव कार्यरत रहेगा और लड़ाई लड़ता रहेगा। जैसा कि फर्जी केस फिर आप पूछ रहे हैं, मैंने पूर्व समय में अभी आपको बता दिया कुछ समय पहले कि फर्जी केस आपको नहीं करने हैं, जो भी केस है वही केस करने हैं। और रहा सवाल कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ कर दिया रास्ता, कल शाम तक पूरे रास्ते साफ हो जाएंगे कि संगठन की अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो संगठन एक बड़ा फैसला लेने के लिए बाध्य होगा। और एएलएस कर्मचारियों का समायोजन के लिए हम सभी बेहतरीन लड़ाई लड़ रहे हैं। डीडी के पक्ष में प्रदेश कमेटी एकदम नहीं है, डीडी उनको नहीं चाहिए, डीडी नहीं देनी है। और जैसा कि अभी पूछ रहे हैं कि चिकित्सा हेल्थ केयर के लिए, अतुल भाई जी आप पूछ रहे हैं कि पीआईएल के लिए, तो पीआईएल हमारी तरफ से डाल दी गई है, पीआईएल के भी आ भी जाएगा। और जैसा कि सभी कर्मचारियों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप सब एकजुट रहिए, एकता बनाए रखिए। सर्वप्रथम तो हमारे लिए एएलएस का मुद्दा महत्वपूर्ण है। जब तक हम सभी कर्मचारियों को बचा नहीं लेते हैं, उनके भविष्य को नहीं बचा लेते हैं, उनको समायोजित नहीं करते हैं, तब तक ये लड़ाई हम लोग को छोड़नी नहीं है, पीछे नहीं हटनी है। तमाम अटकलों के बावजूद मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार। अभिषेक मिश्रा के साथ साथ सहयोग बनाने के लिए आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। समस्त प्रदेश कमेटी आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। जय हिंद, जय भारत, एम्बुलेंस एकता जिंदाबाद। नमस्कार।